दक्षिण भारत का इतिहास। संगम काल। कृष्णा नदी से दक्षिण कन्याकुमारी तक के भूभाग को प्राचीन स्रोतों में द्रविड़ देश कहा गया है। कौन कौन से वाले पार्ट को? जो ये कृष्णा नदी वाला पार्ट है ये, और कन्याकुमारी तक के पार्ट को, इसको क्या कहा गया है? दक्षिण भारत, जो दक्षिण कन्याकुमारी तक के भूभाग को है कृष्णा नदी से, ये ऊपर वाला पार्ट से इसके और इसके, ये पेन दूसरा ले लो 1 मिनट। हाँ, तो ये जो पार्ट है दिख रहा है आपको, कृष्णा से कन्याकुमारी तक का जो पार्ट है, इसको प्राचीन स्रोतों में द्रविड़ देश कहा जाता था। अब पेरिप्लस और टॉलेमी ने इसी द्रविड़ देश को, किसको? जो ये कृष्णा नदी से और कन्याकुमारी तक का पार्ट है, इसके जो बीच का मध्य भूभाग है, इस पूरे भाग को द्रविड़ देश कहा गया। पेरिप्लस और टॉलेमी ने इसी द्रविड़ देश को डेमेरिका और लिमुरी के नाम से संबोधित किया है। किस नाम से? डेमेरिका या लिमुरी के नाम से संबोधित किया गया है। प्रश्न बन सकता है कि पेरिप्लस ने द्रविड़ देश को किस नाम से बुलाया? तो डेमेरिका, और यदि टॉलेमी का पूछा जाता है तो लिमुरी के। ठीक है, आगे। प्रायद्वीपीय भारत का दूर दक्षिणी भाग तमिलकम प्रदेश। प्रायद्वीपीय पार्ट तीनों ओरों से पानी से घिरा हुआ हो, अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा समझ में आएगा। भारत देश की ये तीनों ओरों से जो पानी वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है, दिख रहा है, ये वाला पार्ट दूर दक्षिणी भाग तमिलकम प्रदेश कृष्णा तथा तुंगभद्रा के मध्य कहलाता है। कृष्णा नदी तो आपको दिख रही है, तुंगभद्रा ये कर्नाटका और आंध्रा के बीच की एक पवित्र नदी थी, जो बाद में जाके कृष्णा नदी में मिल गई थी। ठीक है। प्राचीन संगम साहित्य मूलतः वीर गाथा परक काव्य है। जो ये संगम साहित्य है मूलतः वीर गाथा परक काव्य है। मतलब संगम साहित्य को आप जब पढ़ोगे तो आपको ज्ञात होगा कि इसमें सिर्फ वीरों की गाथाएं आएंगी, कभी किसी का वर्णन, कभी किसी राजा का, कभी किसी महाराज का, कभी किसी को लेके स्टोरी। मतलब ये लोग धार्मिक तो थे ही, इनकी जो प्रचलित गाथाएं हैं वो भी आपको कहीं ना कहीं दक्षिण भारत के इतिहास को पढ़ने के लिए एक रुचि पैदा करेंगी। ठीक है, तो आप जब देखोगे आगे वीरों का रण कौशल, जैसे युद्धों में उन्होंने कैसे सफलता प्राप्त की, उनकी प्रेम गाथाएं, उनका कवि क्या उनके प्रेम में किस तरह की उन्होंने अपने आप को पूरा न्यौछावर किया, उसके बाद उनको प्रेम मिला नहीं मिला। अगर आप में थोड़ा सा मेरे पीछे वाले वीडियो को जाकर देखोगे, सिलप्पाधिकारम और मणिमेखले, मैंने 2 स्टोरियां सुना रखी हैं, वो इसी से रिलेटेड है। ठीक है, सिलप्पाधिकारम में तो मैंने आपको बताया था कि कोवलन और माधवी नगरवधु होती है। कोवलन और कनगी पति पत्नी होते हैं, लेकिन उस कोवलन को नगरवधु माधवी से प्यार हो जाता है। फिर उसकी परिणति ये निकलती है कि वो उसका घर छोड़ देता है, उसके साथ रहने लग जाता है। बाद में उसका परिणाम ये आता है, जब कंगाली की हालत में होती है तो वो उसको त्याग देती है, फिर वो पत्नी के पास दोबारा आ जाता है। तो इस तरह का मिला जुला रूप कि कैसे उसने उसको छोड़ा, कैसे उसने उसके साथ विश्वासघात किया, फिर उसके बाद में क्या होता है, उसको कोवलन को फांसी की सज़ा दे दी जाती है, इसका बदला कनगी लेने आती है। फिर इसकी परिणति, इन दोनों का जो प्यार था, किसका? नगरवधु का और कोवलन का, उसकी परिणति उसकी बेटी आती है, बेटी का नाम आता है मणिमेखले। फिर मणिमेखले नाम से एक दूसरे संगमकालीन काव्य की रचना होती है। ये 5 संगमकालीन जो महत्वपूर्ण मैंने आपको काव्य बताए थे, उसी में से 2 हैं, एक तो सिलप्पाधिकारम और मणिमेखले। ठीक है, और नेक्स्ट जो पार्ट है उनमें भी आपको देखने को मिलेगा कि कैसे रण कौशल, युद्ध में सफलता और बहुत सी चीज़ें सम्मिलित की गई हैं। ठीक है, वीरों का रण कौशल, युद्ध में सफलता व प्रेम इस काव्य का मुख्य वर्ण्य विषय है। दक्षिण भारत में प्रथम नगरीकरण का काल मुख्यतः 300 ईसा से 300 ईस्वी के मध्य माना जाता है। ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से पहले का। ठीक है, चंपक लक्ष्मी के अनुसार तो सुदूर दक्षिण का ये नगरीकरण आर्थिक सामाजिक परिवर्तन की अपेक्षा
इंडो रोमन व्यापार तथा अंतर क्षेत्रीय व्यापार से उत्प्रेरित था। संगमकालीन चोल, चेर, पांड्य राजतंत्रों के उदय की व्याख्या की इस प्रकार की जा सकती है। मतलब संगमकालीन जो क्षेत्र थे, ये संगमकालीन इसका उदय कैसे हुआ, संगम काल का उदय कैसे हुआ, चोल, चेर, पांड्य राजतंत्रों का कैसे उदय हुआ, इसकी व्याख्या आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है। राज्य की कम से कम एक प्रारंभिक संरचना का अस्तित्व था। हालांकि पूर्ण भू राजस्व, एक विस्तृत व्यवस्था तथा केंद्रीकृत प्रशासनिक तंत्र का अभाव था। चंपक लक्ष्मी ने इसे जनजातीय कुलीन तंत्र तथा संभाव्य राजतंत्रों का युग कहा गया है। एक्चुअल में हुआ क्या कि जैसे चंपक लक्ष्मी जी कहती हैं कि सुदूर दक्षिण का यह जो नगरीकरण आर्थिक सामाजिक परिवर्तन की अपेक्षा इंडो रोमन व्यापार तथा अंतर क्षेत्रीय व्यापार से उत्प्रेरित था। मतलब जैसे लोग देश में आए गए, उन्होंने उनकी संस्कृतियों को अपनाया, तो उसी प्रकार से इसमें मिक्स संस्कृति का प्रभाव उनको देखने को मिल रहा है। ठीक है। अब संगम कालीन में जैसे चोल, चेल, पांड्य राज्यों तंत्रों का उदय हुआ, तो कैसे संभव हुआ। चंपक लक्ष्मी जी ने कहा कि जो हमारे इसमें मतलब संगम राज्य में केंद्रीकृत प्रशासनिक तंत्र का अभाव था। मतलब सत्ता किसी केंद्र के आधार पर नहीं थी, मतलब सत्ता का केंद्रीकरण नहीं था। कुल मिलाकर जैसे किसी एक के अधीन होना वो नहीं था। छोटे छोटे राज्य अपने अपने पनप रहे थे, जिनको मतलब कह सकते हैं ना, छोटे छोटे राज्य जैसे मशरूम टाइप। आपने मशरूमों को देखा होगा एक पेड़ पर कि कहीं कहीं से कहीं मतलब अपनी अपनी सत्ता स्थापित करना, उस टाइप से इन लोगों ने भी क्या किया। जैसे चोल, चेल, पांड्य राजतंत्र थे, किसी जिसकी जैसी सत्ता रही उसने अपने हिसाब से उसका विकास किया। ठीक है। और अपने हिसाब से आगे चलकर स्वतंत्र हो गए। केंद्रीकृत प्रशासनिक तंत्र का अभाव रहा था। इसीलिए जनजातीय कुलीन तंत्र, जैसे जनजातीय पार्ट्स में डिवाइड होकर लोग अपना अपना छोटा गुट बना लेते ना, उसी टाइप में संभाव्य राजतंत्रों का युग, इसको नाम दिया किसने, चंपक लक्ष्मी ने। रोमिला थापर के अनुसार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व उत्तर भारत के महाजनपदों और जनपदों विशेषतः गणराज्य में कौम दल का जो महत्व है, दक्षिण भारत का संगम काल भी वैसी ही परिस्थिति की बात थी। मतलब रोमिला थापर कह रही है कि 6ठी शताब्दी में उत्तर भारत के महाजनपद, अब आपने महाजनपद पढ़े होंगे, 16 महाजनपद थे। ठीक है। तो उत्तर भारत के महाजनपदों तथा जनपदों विशेषतः गणराज्य में जैसे कौम दल, छोटे छोटे गुट बना लेते ना, एक समाज के, एक कौम के दल, कुछ थोड़े से अपने आप में जो प्रभावी हैं वो अपने हिसाब से अपने दलों का, अपने गुटों का निर्माण कर लेते। तो वो वाली स्थिति उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत का जो संगम काल था वो भी इसी टाइप की कुछ परिस्थितियों की देन थी। ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। आगे चले। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हमें वहाँ छोटे छोटे राज्यों का अस्तित्व देखने को मिलता है। मैंने आपको बताया ऊपर कि कैसे रोमिला थापर ने उसका व्याख्या की, तो उसी टाइप से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हमें वहाँ छोटे छोटे राज्यों के अस्तित्व का प्रभाव देखने को मिला, जिनमें चेर, चोल, पांड्य विशेष रूप से उल्लेखनीय रहे हैं। ठीक है। अब इन सब की व्याख्या कहाँ से मिलती है, तो एक आध सा उदाहरण हम ले लेते हैं कि कहाँ कहाँ से इन जितनी भी ये चीज़ें हैं कि हाँ इनमें कितनी वास्तविकता है। तो इसका जो व्याख्या करता है वो है हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार कलिंग नरेश खारवेल ने अपने शासनकाल के 11वें वर्ष 165 ईसा पूर्व तमिल देश संघात्मक को विनिष्ट किया। ऐतिहासिक युग के प्रारंभ से दक्षिण भारत के क्रमबद्ध इतिहास की जानकारी का सर्वप्रमुख तथा सर्वप्रथम स्रोत संगम साहित्य ही है। यही सुदूर दक्षिण के प्रारंभिक इतिहास का मुख्य स्रोत है। मतलब हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार कलिंग नरेश जो खारवेल था, अपने शासनकाल के 11वें वर्ष में 165 ईसा पूर्व तमिल संघ को इसने विनिष्ट किया था। ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में जो दक्षिण भारत के क्रमबद्ध इतिहास की जानकारी का सर्वप्रमुख स्रोत है वो ये संगम साहित्य ही है। ठीक है। तमिल भाषा का प्राचीनतम साहित्य संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है। जो तमिल भाषा थी, यहाँ ऊपर तमिल संघ, तमिल देश संघात्मक को विनिष्ट किया, ऐसा उसने अपने उसमें लिखा, किसने, नरेश खारवेल ने। ठीक है। तो जिसने राज्य पे आक्रमण किया, साहित्य लिखे या
यहाँ से कुछ लेके गए, ऐसे ही चीज़ों से हमें हमारे इतिहास की जानकारी की प्रमुखता देखने को मिली। अगर आप इतिहास को कभी देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इतिहास की वास्तविक जानकारी ही हमें विदेशों में प्राप्त अभिलेख, स्रोत और जितने भी पुरातात्विक वस्तुएं हैं उनसे ही की जा सकती है कि हमारे प्राचीन काल में हमारे देश ने किस क्षेत्र तक तरक्की की थी, ठीक है, और किस क्षेत्र तक हमारे देश के अवशेष मिले देखने को। या फिर विदेशों के राजा जब यहाँ भारत देश में आए, यहाँ के लोगों ने उन राजाओं की व्याख्या की, तो उन लोगों को ये स्रोत यहाँ से मिलते हैं। तो मतलब ऐसे ही इतिहास की वास्तविकता सिद्ध होती है। यदि आप सोचो कि किसी दो लेखकों ने या दो राजा महाराजाओं के उन्हीं के कवियों ने बढ़ा चढ़ाकर अतिशयोक्तिपूर्ण कुछ बातें लिख दी, उससे इतिहास की जानकारी संभव है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इतिहास के जितने भी प्रमाण हैं हमें वहाँ के अभिलेख, स्रोत या मृत भांडों से ही मिलते हैं, ठीक है। आगे अपन पढ़ेंगे तमिल भाषा का प्राचीनतम संगम साहित्य। प्राचीनतम साहित्य संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है। तमिल भाषा के संगम का अर्थ गोष्ठी, परिषद या संस्थान होता है। संगम वस्तुतः तमिल कवियों तथा विद्वानों की सुव्यवस्थित परिषद थी। इनमें मुख्यतः ब्राह्मण कवियों का वर्चस्व था, ठीक है। अब तमिल भाषा के शब्द संगम का अर्थ क्या है? गोष्ठी, परिषद या संस्थान। जैसे आजकल की आप अकादमी ले लेते हो ना, छोटी छोटी परिषदें होती हैं, मीटिंग्स होती हैं। उस टाइम पे गोष्ठी हुआ करती थी, परिषदें हुआ करती थी, संस्थानें हुआ करती थी। उस वक्त जितने भी कवि होते थे, विद्वान होते थे, वो अपनी बैठक लगाते थे। उस बैठक में राजा महाराजा सारी चीज़ें मतलब सम्मिलित होती थी, एक सम्मिलित रूप होता था। उसमें अपने अपने विचारों को, बातों को, सब चीज़ों को प्रमुखता दी जाती थी। तो यहाँ पर क्या है, जो संगम का अर्थ है वो एक तरह की यही गोष्ठी, परिषद और संस्थानें था, ठीक है। यहाँ जो मुख्यतः वर्चस्व रहा है वो किसका था? ब्राह्मण कवियों का। मतलब ब्राह्मण कवियों का प्रमुखता से स्वागत सत्कार किया जाता था, बजाय कवियों विद्वानों को। उनसे भी प्रमुख जो वर्चस्व रहा है वो ब्राह्मण कवियों का है, ठीक है। मेहांडले ने इसकी तुलना किसकी? इसी संगम या गोष्ठी, परिषद या संस्थान की तुलना आधुनिक अकादमी से की है। जो आधुनिक अकादमी प्रचलित मॉडर्नाइजेशन टाइम पे आप अगर उसको नाम दे सकते हो आधुनिक अकादमी, तो उसकी तुलना मेहांडले ने की है। किस? संगम शब्द का उपयुक्त अर्थ सर्वप्रथम नयनार संत तिरुनाबुक्रसु अप्पार ने किया। नयनार शैव संप्रदाय को मानने वाले जो संत थे तिरुनाबुक्रसु अप्पार ने इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया। किसका? संगम शब्द का, ठीक है। जबकि तीनों तमिल संगम का सर्वप्रथम जो उल्लेख था वो अग्गपोरुल 8वीं शताब्दी के भाष्य की भूमिका में मिलता है। आर्य संस्कृति का दक्षिण में प्रसार। संगम कवि महाभारत, रामायण महाकाव्यों से भली भांति परिचित थे। यहाँ तक कि संगमकालीन चोल, पांड्य, चेर शासकों द्वारा महाभारत युद्ध की सेनाओं को अपने यहाँ भोजन करवाने का उल्लेख साहित्य में मिलता है। तोल्लकापियम नामक ग्रंथ में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन है तथा वह ये दावा करता है कि दक्षिण भारत में इन वैवाहिक अनुष्ठानों की प्रतिस्थापना आर्यों ने की थी, ठीक है। ये क्या कह रहा है इसको समझेंगे। संगम कवि महाभारत, रामायण महाकाव्यों से भली भांति प्रचलित थे। आर्य संस्कृति का दक्षिण में प्रसार। अब आर्य संस्कृति का दक्षिण भारत में प्रसार कैसे होता है, कैसे क्या चीज़ हुई, वो एक बार आप ऊपर समझिए कि महाभारत और रामायण महाकाव्यों से ये संगम कवि भली भांति प्रचलित थे। ये चीज़ कैसे पता चलती है? क्योंकि जो चोल, पांड्य और चेर शासक थे, इन्होंने जितने भी महाभारत युद्ध में जो कौरव पांडवों के बीच में युद्ध हुआ था, तो युद्ध की सेनाओं को इन्होंने ही भोजन करवाया, ऐसा उल्लेख संगम कवि हमें देते हैं, ठीक है। तो मतलब महाभारत और रामायण दोनों से भली भांति परिचित है।
अब तोल्काप्पियम जो नामक ग्रंथ है, इसमें 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन है। दक्षिण भारत में 8 प्रकार के विवाह, दैत्य, राक्षस, आर्ष, गंधर्व, ये टोटल जो 8 प्रकार के विवाह हैं, इनका सबका वर्णन किस ग्रंथ में है? तोल्काप्पियम। ठीक है, तो ध्यान रखना, क्योंकि कई बार पूछा जा सकता है कि विवाह के 8 प्रकारों का वर्णन किस ग्रंथ में है, तो है तोल्काप्पियम। दक्षिण भारत में इन वैवाहिक अनुष्ठानों की प्रतिस्थापना आर्यों ने की थी। ये जितने भी विवाह हुए थे, इनकी स्थापना आर्यों ने ही की थी। संगम साहित्य से ज्ञात होता है कि दक्षिण भारत में आर्य सभ्यता का विस्तार ऋषि अगस्त्य और कौंडिन्य ने किया। महाकाव्य तथा पुराणों में अगस्त्य और परशुराम के विंध्य पर्वत श्रृंखला से दक्षिण में प्रस्थान के अनेक प्रश्न उल्लेखित हैं। मतलब जब पुराणों में अगस्त्य और परशुराम ने विंध्य पर्वत श्रृंखला तक दक्षिण में प्रस्थान किया, तो इनके बहुत से रोचक प्रसंग थे जो उसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, इसकी इतना डीपली चर्चा हमें करने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। तमिल परंपरा में अगस्त्य ऋषि को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। आपको ये 3 संगम जो गोष्ठियाँ हुई थी ना बाद में, उसमें अगस्त्य ऋषि को सम्मिलित किया गया। एक मिनट, पेन छीन लेगा। हाँ, तमिल परंपरा में अगस्त्य ऋषि को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। मणिमेखले ग्रंथ में उनके कुंभ से उत्पन्न होने की चमत्कारिक घटना का वर्णन है। मणिमेखले ग्रंथ मैं आपको पहले डिस्क्राइब कर चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ, उसको जाके देख लेना। उसमें इनके कुंभ का जो मेला होता है, उसमें कुंभ से उत्पन्न होने की चमत्कारिक घटना का वर्णन किया गया है। किसके? अगस्त्य ऋषि के बारे में। ठीक है, परंपरा अनुसार अगस्त्य ऋषि प्रथम 2 संगमों में शामिल हुए। प्रथम में उन्होंने अगस्त्यम नामक तमिल व्याकरण की रचना की। ठीक है, अगस्त्य ऋषि को दक्षिण भारत में कृषि प्रधान आर्य संस्कृति के प्रसार का श्रेय जाता है। कृषि प्रधान आर्य संस्कृति के प्रसार का श्रेय जाता है। ठीक है, दक्षिण भारत में। महाभारत के अनुसार अगस्त्य ने इलवाल नामक छद्मवेशी दैत्य, महाभारत में अगस्त्य ऋषि का जो वर्णन किया गया है वो इस टाइप से किया गया है कि अगस्त्य ने इलवाल नामक छद्मवेशी दैत्य तथा वातापी नामक दैत्य को परास्त कर दक्षिण में प्रस्थान किया था। ये इसकी सत्यता कहाँ से प्राप्त होती है? महाभारत के अनुसार। ठीक है, पांड्य राजाओं के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित किए गए थे। ये अपन नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा और दक्षिण भारत का इतिहास ऐसा है जो कहीं ना कहीं इतिहास के छात्र छात्राओं को बहुत ज़्यादा बोर करता है। ठीक है, बट थोड़ा थोड़ा अपन पढ़ेंगे, रोज पढ़ेंगे। डेफिनेटली अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है।